मतलब ये इंसानी अहंकार और इंजीनियरिंग के अहंकार की बहुत ही बेहतरीन तस्वीर लगती है। लेकिन क्या हो जब वो पहाड़ सिर्फ एक बेजान चट्टान ना हो? हाँ, बल्कि एक जीवित इकोसिस्टम हो। सही कहा, जिसका अपना एक मौसम हो, अपनी नदियां हो और मतलब अपनी खतरनाक बीमारियां भी हों। अचानक वो जो शानदार सपना है ना, वो एक खौफनाक अस्तित्व की लड़ाई में बदल जाता है। और पनामा नहर का इतिहास इसी अहंकार और प्रकृति के बीच हुए एक बहुत ही भयानक टकराव की कहानी है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने दुनिया को ये सिखाया कि इंसान चाहे कितनी भी बड़ी मशीनें क्यों ना बना ले, भूगोल को पूरी तरह से नजरअंदाज करने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। बिल्कुल चुकानी पड़ती है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम ऐतिहासिक दस्तावेजों, इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट्स और कुछ हाल ही पर्यावरणीय रिपोर्टों को डिकोड कर रहे हैं। हमारा मिशन आज सिर्फ इस जलमार्ग के निर्माण की कहानी सुनाना नहीं है। हाँ, बल्कि यह समझना है कि कैसे पनामा नहर नाम के एक संकरे से भूभाग ने पूरी दुनिया का भूगोल और अर्थव्यवस्था हमेशा के लिए बदल दी। बिल्कुल, और आखिर क्यों 100 साल पुराना ये इंजीनियरिंग चमत्कार आज अपने ही बनाए जाल में फंसता नजर आ रहा है। इस 100 सालों से दुनिया की महाशक्तियों का शक्ति संतुलन टिका हुआ है। जिन ऐतिहासिक दस्तावेजों का हम आज विश्लेषण कर रहे हैं, वे स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि 16वीं शताब्दी से ही दुनिया के बड़े-बड़े साम्राज्य इस बात को समझ चुके थे कि जो कोई भी इस भूभाग को चीरकर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ देगा, वो पूरी दुनिया के व्यापार पर राज करेगा। बिल्कुल सही। चलिए इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं। हमारे स्रोतों के अनुसार इस विचार की शुरुआत 1513 में हुई थी। हाँ, 1513। जब वास्को नुनेज डी बाल्बोआ नाम के एक स्पेनिश खोजकर्ता ने सबसे पहले अमेरिका के इस मध्य हिस्से की खोज की थी। उन्हें ये समझ आ गया था कि एक बहुत ही संकरी जमीन है जो दो विशाल महासागरों को अलग कर रही है। लेकिन असली जो खूनी खेल था वो तो 1881 में शुरू हुआ, जब फ्रांस ने इसे बनाने का जिम्मा उठाया। और यहाँ मतलब मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या? इस प्रोजेक्ट की कमांड फर्डिनेंड डी लेसेप्स के हाथों में थी, जो मिस्र की मशहूर स्वेज नहर बनाने के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते थे। हाँ, बिल्कुल। उनके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर थे, तो फिर वे इतनी बुरी तरह कैसे विफल हो गए? मुझे लगता है कि फर्डिनेंड डी लेसेप्स की पिछली सफलता ही इस प्रोजेक्ट में उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। अच्छा, वो कैसे? देखिए, स्वेज नहर एक सपाट रेगिस्तान में बनी थी। वहाँ कोई पहाड़ नहीं थे, कोई घने जंगल नहीं थे। सही बात है। लेसेप्स ने सोचा कि वो पनामा में भी बिल्कुल वही फॉर्मूला लागू कर सकते हैं। उन्होंने बिना किसी लॉक सिस्टम के सीधे समुद्र तल के बराबर एक नहर खोदने का फैसला किया। मतलब बिना लेवल चेक के बस सीधा खोदते चले गए? हाँ, उन्होंने ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि पनामा का भूगोल बिल्कुल अलग है। ये एक ऐसा इलाका था जहाँ साल के 9 महीने भारी बारिश होती थी, बाप रे। जहाँ दलदल थे और सबसे खतरनाक चैग्रेस नदी थी जो बारिश में उफान पर आ जाती थी। तो इसका मतलब है कि वे समुद्र तल के बराबर जो भी खुदाई करते होंगे, भारी बारिश के कारण पहाड़ों की मिट्टी खिसक कर वापस उसी गड्ढे को भर देती होगी। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बिना नक्शे के पहाड़ से टकराने की जिद करना। लेकिन क्या फ्रांस की विफलता का मुख्य कारण सिर्फ उनकी इंजीनियरिंग वाली गलती थी या फिर कुछ और भी था? इंजीनियरिंग की जिद ने तो बस मंच पर तैयार किया था। असली तबाही प्रकृति के एक बहुत छोटे से जीव ने मचाई। छोटा सा जीव? हाँ, जब घने ट्रॉपिकल जंगलों में बिना भौगोलिक समझ के खुदाई शुरू की जाती है और जगह जगह पानी जमा होने दिया जाता है, तो आप असल में मच्छरों के प्रजनन के लिए एक आदर्श जगह बना देते हैं। ओहो। मलेरिया। हाँ। ऐतिहासिक लॉग्स के आंकड़े बेहद खौफनाक है। मलेरिया और पीले बुखार जैसी बीमारियों ने कामगारों के बीच मौत का तांडव किया। मैंने पढ़ा था कि 1881 के उस फ्रांसीसी प्रयास में करीब 22,000 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई थी। 22,000 मौतें? मतलब ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इंजीनियरिंग के एक प्रोजेक्ट के लिए इतनी बड़ी मानवीय कीमत चुकाना रोंगटे खड़े कर देता है। और स्रोतों में ये भी दर्ज है कि फ्रांस ने इसे बचाने की बहुत कोशिश की। मशहूर एफिल टावर डिजाइन करने वाले गुस्ताव एफिल को भी लॉक बनाने के काम के लिए बुलाया गया था। अरे वाकई? हाँ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1894 में कंपनी पूरी तरह दिवालिया हो गई और काम रोक दिया गया। फ्रांस का ये सपना वहीं दफन हो गया। इस नाकामी ने वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया होगा, क्योंकि फ्रांस के पीछे हटने से एक नए साम्राज्य के उदय का रास्ता साफ हो गया। बिल्कुल। 1900 के दशक की शुरुआत में अमेरिका ये समझ चुका था कि अगर उसे एक वैश्विक महाशक्ति बनना है तो उसकी नौसेना को प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच तेजी से मूव करने का रास्ता चाहिए। और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने इसे एक भू राजनीतिक अवसर के रूप में देखा। हाँ, लेकिन एक दिक्कत थी। उस समय पनामा कोई स्वतंत्र देश तो था नहीं, वो कोलंबिया का हिस्सा था। सही कहा, अमेरिका ने फ्रांसीसी संपत्तियों को तो खरीद लिया, लेकिन जब कोलंबिया ने अमेरिका को नहर बनाने की अनुमति देने वाले समझौते पर सहमति देने से इनकार कर दिया तो मामला अटक गया। और यहीं पर भू राजनीति ने अपना खेल दिखाया। अमेरिका ने कूटनीति का रास्ता छोड़कर पनामा वासियों को कोलंबिया के खिलाफ विद्रोह करने के लिए सैन्य समर्थन दे दिया। ये तो बहुत बड़ा कदम था। हाँ, और 3 नवंबर 1903 को पनामा आजाद मुल्क बन गया। इसके तुरंत बाद अमेरिका को एक समझौते के तहत वहां नहर बनाने और उस क्षेत्र को नियंत्रित करने का अधिकार मिल गया। और 1904 में निर्माण फिर से शुरू हुआ। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने फ्रांस की भयानक गलतियों से क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा। क्योंकि पहाड़ और बारिश तो 1904 में भी वही थे, मच्छरों का खतरा भी वही था। उन्होंने इस असंभव काम को संभव कैसे किया? उन्होंने सबसे बड़ी बात ये सीखी कि प्रकृति से सीधे युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। मुख्य इंजीनियर कर्नल जॉर्ज वाशिंगटन गोएथल्स के नेतृत्व में उन्होंने समुद्र तल के बराबर नहर बनाने की जिद छोड़ दी। अच्छा, तो फिर उन्होंने क्या किया? इसके बजाय उन्होंने एक बहुत ही अभिनव रास्ता चुना। उन्होंने उस खतरनाक चैग्रेस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध बना दिया। फिर रुकिए, बांध बना दिया? हाँ, जिससे जंगल के एक बड़े हिस्से में पानी भर गया और एक विशाल कृत्रिम मीठे पानी की झील का निर्माण हुआ, जिसे आज गैटन लेक कहा जाता है। गैटन लेक? और ये झील समुद्र तल से लगभग 85 फीट ऊपर है। 85 फीट? इसका मतलब है कि उन्होंने पहाड़ को काटने के बजाय जहाजों को पहाड़ के ऊपर ले जाने का रास्ता खोजा। बिल्कुल। यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारे इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट्स बताते हैं कि यह 82 किलोमीटर लंबी नहर है और जहाजों को उस 85 फीट ऊंची झील तक पहुंचाने के लिए उन्होंने लॉक्स प्रणाली का इस्तेमाल किया। हाँ, लॉक सिस्टम। अगर मैं इसे एक आसान उपमा दूं तो ये असल में पानी से चलने वाला एक विशाल का एस्केलेटर है, मतलब एक वाटर एस्केलेटर। वाटर एस्केलेटर, ये इस जटिल इंजीनियरिंग को समझने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन शब्द है। शुक्रिया। इस प्रणाली में प्रकृति के सबसे बुनियादी नियम यानी गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल होता है। जब कोई जहाज समुद्र से आता है तो उसे एक विशाल कंक्रीट के कक्ष यानी लॉक में लाया जाता है। फिर पीछे का भारी दरवाजा बंद कर दिया जाता है। इसके बाद गैटन झील से मीठा पानी वाल्व के जरिए इस लॉक में छोड़ा जाता है। तो मतलब कोई मशीन पानी पंप नहीं कर रही है? नहीं, कोई विशालकाय पंप पानी को ऊपर नहीं धकेल रहा है, बल्कि झील का पानी गुरुत्वाकर्षण के कारण खुद नीचे आता है और लॉक को भर देता है। क्या बात है। जैसे जैसे पानी भरता है वो भारी भरकम जहाज एक खिलौने की तरह ऊपर उठने लगता है। बिल्कुल। 3 चरणों में ये लॉक्स जहाज को 85 फीट ऊपर उठाते हैं। फिर जहाज उस 82 किलोमीटर लंबी कृत्रिम गैटन झील से होकर गुजरता है और दूसरी तरफ पहुंचकर वापस लॉक्स के जरिए पानी कम करके उसे समुद्र के स्तर पर उतार दिया जाता है। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जो आज भी अचंभित करता है। लेकिन स्रोतों से ये भी पता चलता है कि ये कामयाबी भी खून से ही लिखी गई थी। हाँ, ये सच है। फ्रांस के बाद अमेरिका के इस प्रयास में भी करीब 5600 और मजदूरों की जान गई, बीमारियों और दुर्घटनाओं के कारण। 5600 मौतें भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अंततः 1914 में ये नहर पूरी हो गई। हाँ, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस नहर को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ ऐसे नियम बनाए गए जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं दिखते। आप उन म्यूल्स की बात कर रहे हैं ना? हाँ, जो लॉक सिस्टम बनाया गया वो इतना संकरा और सटीक है कि उसमें गलती की गुंजाइश मिलीमीटर में होती है। जहाजों को लॉक्स के अंदर सीधा रखने के लिए पटरियों पर चलने वाले विशेष इलेक्ट्रिक इंजनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें म्यूल्स कहा जाता है। जो जहाजों को केबल से बांधकर खींचते हैं। बिल्कुल, और शायद इसीलिए वो स्थानीय कप्तानों वाला अजीबोगरीब नियम लागू किया गया है। ये बहुत ही खास नियम है। जब मैं इन रिपोर्टों को पढ़ रहा था तो यह जानकर दंग रह गया कि दुनिया का अकेला ऐसा जलमार्ग है जहां जहाजों के कप्तान अपना जहाज खुद नहीं चलाते। सोचिए, मतलब
एक विशालकाय कार्गो शिप का कप्तान जिसके पास दशकों का अनुभव है, वो पनामा नहर में घुसते ही अपने जहाज का कंट्रोल पनामा के स्थानीय विशेषज्ञ कप्तानों को सौंप देता है। ये इस बात का सबूत है कि इस नहर को नेविगेट करना कितना खतरनाक और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है। लॉक के अंदर पानी का बहाव, उसकी धाराएं और उन विशाल स्टील के दरवाजों के बीच से जहाज को बिना खरोच आए निकालना, ये कोई सामान्य समुद्री यात्रा नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर एक भी जहाज लॉक की दीवारों से टकराकर फंस जाए तो दुनिया का व्यापार हफ्तों के लिए ठप हो सकता है। तो मतलब इस सबका असल मतलब क्या है? इस खून, पसीने और बेजोड़ इंजीनियरिंग ने दुनिया के लिए असल में क्या हासिल किया? चलिए थोड़ी देर के लिए कल्पना करते हैं कि पनामा नहर है ही नहीं, ठीक है, और किसी मालवाहक जहाज को न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाना है। बिना पनामा नहर के उस जहाज को पूरे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ता, होकर गुजरना पड़ता। हाँ, केप हॉर्न तो नाविकों के लिए एक बड़े सपने जैसा है। ये दुनिया के सबसे खतरनाक, तूफानी और बर्फीले समुद्री रास्तों में से एक है, जहां अनगिनत जहाज डूब चुके हैं। पनामा नहर ने इस भयानक खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और दूरी के आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। इस नहर के बनने से अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच की दूरी लगभग 13,000 किलोमीटर कम हो गई। 13,000 किलोमीटर। हाँ, यानी करीब 8,000 नॉटिकल मील। जहां पहले दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगाने में 2 हफ्ते या उससे भी ज्यादा का अतिरिक्त समय लगता था, वहीं पनामा नहर से ये दूरी सिर्फ 10 से 12 घंटे में पूरी हो जाती है। समय ही पैसा है, और वैश्विक व्यापार के लिए ये नहर किसी लॉटरी से कम नहीं थी। बिल्कुल। आज दुनिया का लगभग 5% समुद्री व्यापार इसी नहर के जरिए होता है। 170 देश और करीब 2,000 बंदरगाह इस मार्ग का उपयोग करते हैं। हर साल करीब 15,000 जहाज यहाँ से गुजरते हैं। हाँ, ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये वो जीवन रेखा है जिस पर आधी दुनिया की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। और यही कारण था कि अमेरिका ने इतने दशकों तक इस पर अपना कड़ा नियंत्रण बनाए रखा। हालांकि स्रोतों से पता चलता है कि ये नियंत्रण हमेशा विवादों में रहा। बिल्कुल, पनामा के लोग इसका विरोध करते रहे। और फिर 1977 में टोरी जॉर्ज कार्टर चले टोरियो कार्टर ट्रीटी। और आखिरकार 31 दिसंबर 1999 को इस नहर का पूरा नियंत्रण पनामा सरकार के पास आ गया। यानी पनामा नहर प्राधिकरण, जिसे एसीपी कहते हैं, उसके पास। हाँ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कूटनीतिक बदलाव था पनामा के लिए। ये नहर सिर्फ एक जलमार्ग नहीं, बल्कि उनकी राष्ट्रीय पहचान और अर्थव्यवस्था का इंजन बन गई। 100 सालों तक ये नहर प्रकृति पर इंसान की जीत का एक अजय प्रतीक बनी रही। लेकिन जो रिपोर्ट हम आज देख रहे हैं, वे इशारा कर रही हैं कि अब प्रकृति अपना पलटवार कर रही है। बिल्कुल, और यहाँ से हमारी चर्चा बहुत ही गंभीर है। जो नहर पूरी दुनिया का व्यापार चलाती है, वो आज खुद सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही है। हमारे पास जो तस्वीरें दिखाती हैं कि इस मार्ग भारी खतरे में। ये संकट इस बात का है, नहर असल में काम कैसे करती है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, ये कोई समुद्र के खारे पानी की नहर नहीं है। ये मीठे पानी पर चलती है। पूरा का पूरा लॉक सिस्टम और वो वाटर एस्केलेटर इन झील मीठे पानी पर निर्भर है, और आज पानी तेजी से खत्म हो रहा है। माइक्रोस्कोप और अल नीनो का सीधा प्रहार। हाँ। प्रशांत महासागर में बढ़ते तापमान ने मौसम के पैटर्न को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। पनामा, जो दुनिया के सबसे ज्यादा बारिश वाले इलाकों में से एक था, आज बारिश की भारी कमी से जूझ रहा है। गेटन झील का जलस्तर खतरनाक रूप से नीचे चला गया है। इसका सीधा असर ये हुआ है कि जहाजों की आवाजाही में लगभग 33% की भारी गिरावट आई है। बाप रे, 33%। हाँ, जहाँ पहले महीने में शायद 1000 जहाज गुजरते थे, अब वे घटकर बहुत कम रह गए हैं। ये एक बहुत ही जटिल स्थिति है। रिपोर्ट बताती है कि हर बार जब एक जहाज इन लॉक से गुजरता है, तो गैटन झील का लाखों गैलन मीठा पानी लॉक सिस्टम से होकर समुद्र में बह जाता है। पहले जब पर्याप्त बारिश होती थी तो झील फिर से भर जाती थी, लेकिन अब बारिश नहीं हो रही है और पानी बर्बाद हो रहा है। और मतलब इस संकट को और गहरा कर दिया है आधुनिक जहाजों के आकार ने। बिल्कुल। यहाँ ये सोचना बेहद दिलचस्प है कि इंसान ने अपनी लालच और तरक्की के लिए क्या किया। हमने एक बार में ज्यादा से ज्यादा माल ढोने के लिए विशालकाय जहाज, जिन्हें मेगा शिप्स कहते हैं, वो बना लिए, जो 400 मीटर तक लंबे होते हैं। हाँ, 400 मीटर बहुत बड़ा आकार है। इन जहाजों को पार करने के लिए पनामा को नए और चौड़े लॉक्स बनाने पड़े, और आज उन जहाजों पानी की भूख ने हमारे सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग का गला घोट दिया। ये सच वाली बात है। हम खुद अपनी ही बनाए जाल में नहीं फंस गए हैं। ये एक बहुत ही तीखा सवाल खड़ा करता है। पनामा नहर का मौजूदा संकट केवल मौसम की मार नहीं है, ये इंसान की अंधी दौड़ का नतीजा भी है। नए विशाल लॉक्स को संचालित करने के लिए और भी ज्यादा पानी की जरूरत होती है, और जब जलस्तर कम होता है तो सिर्फ मीठा पानी समुद्र में बर्बाद नहीं होता, बल्कि समुद्र का खारा पानी भी वापस लॉक्स के जरिए मीठे पानी की गैटन झील में मिलने लगता है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं की रिपोर्टों में यही सबसे बड़ी चिंता दर्ज है। मीठे और खारे पानी के मिलने से झील का पूरा इकोसिस्टम, मतलब उसकी जैव विविधता नष्ट हो रही है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये गैटन झील सिर्फ जहाजों को ही नहीं चलाती, बल्कि ये पनामा की एक बड़ी आबादी को पीने का पानी भी मुहैया कराती है। तो अगर हम इन सब कड़ियों को जोड़ें तो पनामा नहर का ये जल संकट केवल सप्लाई चेन या शिपिंग कंपनी का मुद्दा नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह एक सीधा जीता जागता आर्थिक और मानवीय परिणाम है। हम देख रहे हैं कि कैसे इंसान की बनाई मशीनें अब प्रकृति के बदले हुए बर्फ को झेलने वाली, और इसका असर दुनिया में महसूस किया जा रहा है। जहाजों को पार करने के लिए अब हफ्तों का इंतजार पड़ रहा है। जहाज तो हर वापस उसी केप हॉर्न का खतरनाक रास्ता चुनने को मजबूर हो गए हैं। ऐसे में दुनिया के पास इसका कोई विकल्प है? विकल्प की तलाश हमेशा से रही है। 2013 में निकारागुआ के रास्ते एक नई नहर बनाने की योजना पर काफी चर्चा हुई थी। हाँ, जिसके लिए एक चीनी कंपनी ने समझौता भी किया था। लेकिन निकारागुआ भूगोल भी बहुत चुनौतीपूर्ण है। वहाँ सक्रिय ज्वालामुखी का है, और उसके पर्यावरणीय परिणाम पनामा से ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। बिल्कुल, अभी तक उसमें कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हाँ। 1513 में एक खोजकर्ता के पहले विचार लेकर फ्रांस की विफलता, अमेरिका के इंजीनियरिंग चमत्कार और आज अल नीनो के भयानक सूखे तक, पनामा नहर मानव इतिहास का सबसे ज्वलंत दस्तावेज है। ये हमें दिखाती है कि कैसे 82 किलोमीटर लंबे एक संकरे जलमार्ग ने हमारी दुनिया की रूपरेखा तय की। और ये सिखाती है कि दुनिया के भूगोल के साथ हमारी कोई भी छेड़छाड़ स्थायी नहीं होती। सही कहा, हम चाहे कितनी तकनीक विकसित कर लें, हम उस इकोसिस्टम से अलग नहीं है जिसे हम निर्माण करते हैं। जानने से पहले मैं एक ऐसे विचार के साथ जुड़ना चाहूंगा जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। आज तक इंजीनियरिंग का मतलब था प्रकृति को अपने हिसाब से मोड़ना। पहाड़ बीच में आए तो उसे काट दो, नदी रास्ता रोके तो उसे बांध दो। 100 साल पहले पनामा में हमने यही किया। बिल्कुल। लेकिन आज पनामा नहर का वो सूखा हुआ पानी हमें बहुत ही स्पष्ट चेतावनी दे रहा है। कैसी चेतावनी? शायद भविष्य की इंजीनियरिंग का असली अर्थ प्रकृति को हराना नहीं, बल्कि प्रकृति के हिसाब से अपनी जरूरत को मोड़ना होगा। क्या हम इस बड़े बदलाव के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं? देखिए, एक विशाल पहाड़ की चोटी, कोई इंसान खड़े होकर सोचता है कि उसके पास दुनिया की सबसे अनमोल बेहिसाब पैसा है, और वो बस उस चट्टान को काटकर एक रास्ता बना लेगा। बिल्कुल, मतलब इंसानी अहंकार और इंजीनियरिंग के अहंकार की बहुत ही बेहतरीन तस्वीर है। लेकिन क्या हो जब वो पहाड़ सिर्फ एक बेजान चट्टान ना हो? हाँ, बल्कि एक जीवित इकोसिस्टम हो। सही कहा, जिसका अपना एक मौसम हो, अपनी नदियां हो, और मतलब अपनी खतरनाक बीमारियां भी हो। अचानक वो जो शानदार सपना है ना, वो एक खौफनाक अस्तित्व की लड़ाई में बदल जाता है। और पनामा का इतिहास इसी अहंकार और प्रकृति के बीच हुए एक बहुत ही भयानक की कहानी है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने दुनिया को ये सिखाया कि इंसान चाहे कितनी भी बड़ी मशीन बना ले, भूगोल को पूरी तरह से नजरअंदाज करने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। बिल्कुल चुकानी पड़ती है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम ऐतिहासिक दस्तावेजों, इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट्स और कुछ हाल या पर्यावरणीय रिपोर्टों को डीकोड कर रहे हैं। हमें आज सिर्फ इस जलमार्ग के निर्माण की कहानी सुनाना नहीं है, हाँ, बल्कि यह समझना है कि कैसे पनामा नहर नाम के एक संकरे से भूभाग ने पूरी दुनिया का भूगोल और अर्थव्यवस्था हमेशा के लिए बदल दी। बिल्कुल, और आखिर क्यों 100 साल पुरानी इंजीनियरिंग चमत्कार आज अपने ही बनाए जाल में फंसा रहा है। इस 100 सालों से दुनिया की महाशक्तियों का शक्ति संतुलन टिका हुआ है। जिन ऐतिहासिक दस्तावेजों का आज विश्लेषण कर रहे हैं, वे स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि 16वीं शताब्दी से दुनिया के बड़े-बड़े साम्राज्य इस बात को समझ चुके थे कि जो कोई भी इस भूभाग को चीरकर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ देगा, वो पूरी दुनिया के व्यापार राज करेगा। बिल्कुल सही। चलिए पूरी कहानी खोलते हैं। हमारे स्रोतों के अनुसार इस विचार की शुरुआत 1513 में हुई थी। हाँ, 1513। वास्को नुनेज डी बाल्बोआ नाम के स्पेनिश खोजकर्ता ने सबसे पहले अमेरिका के इस मध्य हिस्से की खोज की थी। उन्हें ये समझ आ गया
था कि एक बहुत संकी जमीन है जो दो विशाल महासागर को अलग कर रही है। लेकिन असली जो खूनी खेल था वो तो 1881 में शुरू हुआ, जब फ्रांस ने इसे बनाने का जिम्मा उठाया। और यहाँ मतलब मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या? इस प्रोजेक्ट की कमांड फर्डिनेंड डी लेसेप्स के हाथों में थी, जो मिस्र की मशहूर स्वेज नहर बनाने के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते थे। हाँ बिल्कुल। उनके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर थे, तो फिर वे इतनी बुरी तरह कैसे हो गए? मुझे लगता है कि फर्डिनेंड लेसेप्स पिछले साल था इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। अच्छा, कैसे? स्वेज नहर एक सपाट स्थान में बनी, वहाँ कोई पहाड़ नहीं थे, कोई घने जंगल नहीं थे। सही बात है। लेसेप्स ने सोचा कि वो पनामा भी बिल्कुल ही फॉर्मूला लागू कर सकते हैं। उन्होंने बिना किसी लॉक सिस्टम के सीधे समुद्र तल पर नहर खोदने का फैसला किया। मतलब बिना लेवल चेक के बस सीधा खोदते चले गए। हाँ, उन्होंने ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि पनामा का भूगोल बिल्कुल अलग है। ये एक ऐसा इलाका था जहाँ साल के 9 महीने भारी बारिश होती थी, बाप रे। जहाँ दलदल थे और सबसे खतरनाक चैग्रेस नदी थी जो बारिश में उफान पर आ जाती थी। तो इसका मतलब है कि वे समुद्र तल के बराबर जो भी खुदाई करते होंगे, भारी बारिश के कारण पहाड़ों की मिट्टी खिसक कर वापस उसी गड्ढे को भर देती होगी। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बिना नशे के पहाड़ से टकराने की जगह। लेकिन क्या फ्रांस की विफलता का मुख्य कारण सिर्फ उनकी इंजीनियरिंग वाली गलती थी या फिर कुछ और भी था? इंजीनियरिंग की जिद ने तो बस मंच पर आया। असली तबाही प्रकृति के एक बहुत छोटे जीव ने मचाई। छोटा जीव? हाँ, जब घने ट्रॉपिकल जंगलों में बिना भौगोलिक समझ के खुदाई शुरू की जाती है और जगह जगह पर जमा हो जाता है, तो आप असल में मच्छरों के पनपने के लिए एक आदर्श बनाते हैं। ओहो। मलेरिया। हाँ। ऐतिहासिक लॉग्स के आंकड़े बेहद खौफनाक है। मलेरिया और पीले बुखार जैसी बीमारियों ने कामगारों के बीच मौत का तांडव किया। 1881 के उस फ्रांसीसी प्रयास में करीब 22,000 मजदूरों की मौत हुई थी। 22,000 मौतें, मतलब ये एक छोटा आंकड़ा है। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए बड़ी मानवीय कीमत चुकाना रोंगटे खड़े कर देता है। और स्रोतों में ये भी दर्ज है कि फ्रांस ने इसे बचाने की बहुत कोशिश की। मशहूर एफिल टावर डिजाइन करने वाले गुस्ताव एफिल को भी लौटाने के काम के लिए बुलाया गया था। अरे वाकई? हाँ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1894 में कंपनी पूरी तरह दीवाना हो गई और काम रोक दिया गया। फ्रांस का इतना वहीं फंस गया। इस नाकामी ने वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ा बदलाव लाया होगा कि फ्रांस के छटने से एक नए साम्राज्य के उदय का रास्ता साफ हो गया। बिल्कुल। 1900 के दशक की शुरुआत में अमेरिका ये समझ चुका था कि अगर उसे एक वैश्विक महाशक्ति बनना है तो उसकी नौसेना को प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच तेजी से मूव करने का रास्ता चाहिए। और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने इसे एक भूराजनीतिक अवसर के रूप में देखा। हाँ, लेकिन एक दिक्कत थी। उस समय पनामा कोई स्वतंत्र देश तो था नहीं, वो कोलंबिया का हिस्सा। सही कहा। अमेरिका ने फ्रांसीसी स्कीम तो खरीद लिया, लेकिन जब कोलंबिया ने अमेरिका को नहर बनाने की अनुमति देने वाले समझौते से सहमति देने से इनकार कर दिया तो मामला गया। और यहीं पर भू राजनीति ने अपना खेल खाया। अमेरिका कूटनीति का रास्ता छोड़कर पनामा वासियों को कोलंबिया के खिलाफ विद्रोह करने के लिए सैन्य समर्थन दे दिया। ये तो बहुत बड़ा कदम था। हाँ, और 3 नवंबर 1903 को पनामा आजाद मुल्क बन गया। इसके तुरंत बाद अमेरिका को एक समझौते के तहत वहां नहर बनाने और उस क्षेत्र को नियंत्रित करने का अधिकार मिल गया। और 1904 में निर्माण फिर से शुरू हुआ। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने फ्रांस की भयानक गलतियों से क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा। क्योंकि पहाड़ और बारिश तो 1904 में भी वही थे, मच्छरों का खतरा भी वही था। उन्होंने इस संभव को संभव कैसे किया? उन्होंने बड़ी बात ये सीखी कि प्रकृति से सीधे युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। मुख्य इंजीनियर कर्नल जॉर्ज वॉशिंगटन गोएथल्स के नेतृत्व में उन्होंने समतल के बराबर नहर बनाने की जिद छोड़ी। तो फिर उन्होंने क्या किया? इसके बजाय उन्होंने एक बहुत ही अवनव रास्ता चुना। उन्होंने उस खतरनाक स्थल पर दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध बना दिया। बना दिया? हाँ, जिससे जंगल के एक बड़े हिस्से में पानी भर गया और एक विशाल कृत्रिम मीठे पानी की झील का निर्माण हुआ, जिसे आज गैटन कहा जाता है। गैटन लेक? और ये झील समुद्र तल से लगभग 85 फीट ऊपर है। 85 फीट? इसका मतलब है कि उन्होंने पहाड़ काटने के बजाय जहाजों को पहाड़ के ऊपर लेने का सोचा। यहाँ पर बहुत दिलचस्प है। हमारे इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट्स बताते हैं कि यह 82 किलोमीटर लंबा है और जहाज को उस 85 फीट ऊंचाई तक बनाने के लिए उन्होंने प्रणाली इस्तेमाल किया। हाँ, अगर मैं इसे एक आसान उपमा दूं तो ये असल में पानी से चलने वाला एक विशाल का एस्केलेटर है, मतलब एक वाटर एस्केलेटर। वाटर एस्केलेटर। ये इस जटिल इंजीनियरिंग को समझने के लिए एक बहुत ही बेहतर प्रणाली के सबसे बुनियादी नियम यानी गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल होता है। जब कोई जहाज समुद्र से आता है तो उसे एक विशाल कंक्रीट के कक्ष यानी लॉक में लाया जाता है। फिर पीछे का भारी दरवाजा बंद किया जाता है। इसके बाद गैटन झील से मीठा पानी वाल्व के जरिए इस लॉक में छोड़ा जाता है। तो कोई मशीन पानी नहीं कर रही है? नहीं, कोई विशाल का पानी ऊपर नहीं गिर रहा है, बल्कि झील का पानी गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आता है और लॉक को भरता है। क्या बात है? जैसे जैसे पानी भरता है तो भारी जहाज खिलौने की तरह उठने लगता है। बिल्कुल। 3 चरणों में ये लॉक जहाज को 85 फीट ऊपर आता है। फिर जहाज उस 82 किलोमीटर लंबी कृत्रिम गैटन झील से होकर गुजरता है और दूसरी तरफ पहुंचकर वापस लॉक्स के जरिए पानी कम करके उसे समुद्र के स्तर पर उतार दिया जाता है। ये इंजीनियरिंग का ऐसा चमत्कार है जो आज भी चमक करता है। लेकिन सोच ये पता चलता है कि अभी भी खून सील थी। हाँ, ये सच है। अमेरिका के इस प्रयास की करीब 5600 और दूर जानी। 5600 मौतें बहुत ज्यादा है। लेकिन 1904 में ये नहर बनी। दिलचस्प ये है कि इस नहर को चालू करने के लिए कुछ ऐसे बनाए गए जो दुनिया में कहीं और नहीं थे। आप उन न्यूज़ बात कर रहे हाँ, बनाया गया। वो इतना संख्या और सही है कि उसमें गति भी नहीं किया। जहाजों को लॉक्स के अंदर सीधा रखने के लिए पटरी पर चलने वाले विशेष इलेक्ट्रिक इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें न्यूज़ कहा जाता है। हो जहाजों को केवल से बांध कर खींचे। और शायद इसीलिए वो स्थानीय कप्तानों वाला अजीबोगरीब नियम लागू किया गया है। ये बहुत ही खास नियम है। जब मैं इन रिपोर्टों को पढ़ रहा था तो यह जानकर दंग रह गया कि यह दुनिया का अकेला ये होता है। 170 देश और करीब 2000 बंदरगाह इस मार्ग का उपयोग करते हैं। हर साल करीब 15,000 जहाज यहाँ से गुजरते हैं। हाँ, ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये वो जीवन रेखा है जिस पर आधी दुनिया की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। और यही कारण था कि अमेरिका ने 1970 में टोरी जॉर्ज कार्टर संधि पर हस्ताक्षर हुए। टोरियो जोस कार्टर